Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to start with the new chapter that is assessment. Okay, assessment means क्या? Assessment means to assess the duty. ठीक है. अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के साथ भी कर सकते हो. यू कैन डू इट विथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर एज वेल. ओके. However, it is okay if you do it right now, and then you can learn import export procedures later on. ठीक है. This is very important area, and from this area एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज कंफर्म्ड. हर एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में इस पर्टिकुलर एरिया पर से क्वेश्चन फिक्स आता है. घुमा फिरा के आएगा, एकदम डिटेल में आएगा, एकदम स्ट्रेट अवे आ जाएगा, कुछ भी आएगा, बट इस पर्टिकुलर प्रोविजन से क्वेश्चन इज डैम फिक्स्ड. इज दैट क्लियर? स्टार्ट करते हैं अपन. प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर are contained in section number 17 and 18 of Customs Act, not Customs Tariff Act, Customs Act. Okay. Section number 17 deals with self assessment. सेल्फ असेसमेंट, नाम ही काफी है समझने के लिए. सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद ही खुद का लायबिलिटी, खुद ही खुद का ड्यूटी लायबिलिटी असर्टेन करो एंड असेस करो. समझ में आई बात? उसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट. However, let us read the section formally so that we can understand each and every point along with the logic. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, ड्यूटी टू बी सेल्फ असेस्ड बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर. अगर आपके गुड्स इंपोर्ट, आपने अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? सेल्फ असेस करनी पड़ेगी. एंड सेक्शन 46 में जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे फॉर होम कंजम्पशन, ओके, उस बिल ऑफ एंट्री में आपको वो लायबिलिटी पे करनी इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट. ठीक है. अब बेसिक प्रोसीजर क्या होता है सुनो. जो इंपोर्टर है वो क्या करता है? अपनी लायबिलिटी असर्टेन करता है, पे करता है. ओके. एंड बिल ऑफ एंट्री वो किसको देता है? प्रॉपर ऑफिसर को. प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपरली चेक्स, ओके, वापस से वो चेक कर लेता है अच्छे से, टैरिफ क्लासिफिकेशन बरोबर है क्या, एचएसएन कोड बरोबर है क्या, रेट ऑफ ड्यूटी बरोबर है क्या, वो सब चेक करता है. एंड देन ही रिटर्न्स द बिल ऑफ एंट्री. देन ही रिटर्न्स द बिल ऑफ एंट्री. समझ में आया? बिल ऑफ एंट्री इज इन 4 कॉपीज कॉल्ड डुप्लीकेट. ठीक है. सो चार चार कॉपी में होता है. पहला कॉपी जो होता है वो कस्टम ऑफिसर खुद रख लेगा. सेकंड कॉपी जो होता है वो इंपोर्टर को देगा फॉर प्रोड्यूसिंग इट टू कस्टोडियन. ठीक है. मतलब जो सेकंड कॉपी होगी वो कस्टोडियन के पास जाएगी. इज दैट क्लियर? तो जो रिटर्न होके आया है बिल ऑफ एंट्री, अगर वो एकदम प्रॉपर है तो वही हम लोग किसको दिखा सकते हैं? कस्टोडियन को. ओके. इफ द रिटर्न बिल ऑफ एंट्री इज शोइंग सम डिफरेंस, वो बोलता है कि दिस मच इज नॉट द लायबिलिटी, यू हैव टू इंक्रीज इट, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. मैंने मान लो 3 लाख रुपए भरे, पर वो बोलता है कि नहीं सर, इसका 3.5 लाख होगा क्योंकि आपने गलत रेट लिया. 3.5 लाख होएगा ही. तो जो 50,000 है वो मुझे डिफरेंशियल पे करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? So this is called as return bill of entry, and then I have to pay the further liability and file the amended bill of entry. Clear है? अमेंडमेंट करनी पड़ेगी मुझे. तो यहाँ पर हो गया इंपोर्टर की बात करते हैं अभी एक्सपोर्टर की. अगर आपके एक्सपोर्ट के गुड्स जो है वो ड्यूटीएबल है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, देन आपको शिपिंग बिल के अंदर उस एक्सपोर्ट ड्यूटी को पेमेंट करने के बाद शिपिंग बिल फाइल करना है. ठीक है. एंड ये सारा कुछ जो होगा वो ऑनलाइन होगा. समझ में आ रही बात? सो ड्यूटी इज टू बी सेल्फ असेस्ड बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर. सेकंड पॉइंट, वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर. अब प्रॉपर ऑफिसर हर एक चीज चेक नहीं करता. आई मीन हर एक बंदों का चेक नहीं करता. ही डजंट चेक each and every importer's bill of entry or each and every exporter's shipping bill. He evaluates on the basis of risk evaluation criteria. ठीक है. उनका एक प्री डिटरमाइंड सॉफ्टवेयर होता है. उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पर वो लोग चेक करते हैं कि किसमें टैक्स इवेजन का रिस्क ज्यादा है. मान के चलो कि आप लोग 10 करोड़ का गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, एंड उसके ऊपर ड्यूटी है 2 करोड़, तो यहाँ पर वो जरूर असेस कर सकते हैं. पर छोटा मोटा कंसाइनमेंट है तो उसमें वो जरूरी नहीं कि चेक करे. इज दैट क्लियर? So he can select the cases on the basis of risk evaluation criteria. Okay. Then there is a green channel facility extended to some importers, meaning thereby some importers importing goods are eligible for clearance as it is without physical examination. No physical examination would be conducted. Okay. क्योंकि वहां पर उनके पास है ग्रीन चैनल, मतलब they would be status holder, okay, जिनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. तो उनका क्या चेक करना? दे आर ऑलरेडी डूइंग इट फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर्स, काफी सालों से कर रहे हैं लोग, उनका क्या चेक करने का? ठीक है. सो देयर वुड बी नो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इंपोर्टर्स हु आर अवेलिंग ग्रीन चैनल क्लियरेंस फैसिलिटी.
However, in rare cases, if proper officer deems fit, then he can order for physical examination. Is that clear? Done. आगे reassessment of duty if सेल्फ असेसमेंट इज नॉट डन करेक्टली. ओके, मतलब अगर सेल्फ असेसमेंट मैंने जो किया है सेक्शन 17 के तहत वो सही नहीं लग रहा है, ओके, देन इन दैट केस द प्रॉपर ऑफिसर कैन रीअसेस द ड्यूटी. वो वापस से ड्यूटी को रीअसेस करेगा एंड मुझे वो बोलेगा कि देखो सर इसको आपको पे करना है. ओके, और अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मैं पे कर दूंगा. अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता, कंफर्म नहीं करता, ओके, then in that case that particular proper officer has to pass speaking order within 15 days from the date of reassessment of bill of entry or the shipping bill as the case may be. Okay, मतलब एक उसको क्या पास करना पड़ेगा? स्पीकिंग ऑर्डर. स्पीकिंग ऑर्डर क्या होगा? उसमें लिखा होगा कि आपका टैरिफ क्लासिफिकेशन गलत है, इसके लिए आपका जो ड्यूटी है 20% है, 25% पे करना होगा. तो पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा. समझ में आई ये बात? ओके. So he has to pass a speaking order on reassessment within 15 days from the date of reassessment. जब भी उसका reassessment खत्म हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना होगा? एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. Now we are coming to the provisional assessment. अपना सेल्फ असेसमेंट खत्म. सेल्फ असेसमेंट इजी था, कुछ भी नहीं था. प्रोविजनल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट इज हाईली इंपॉर्टेंट एरिया. Okay. Now these provisions are contained in section number 18 of Customs Act. Customs Act के section number 18 में ये provisions दिए हुए हैं. Okay. अब ये provisions हैं. Section 18 subsection 1 says that what are the cases in which provisional assessment can be done. Now let me highlight the difference of provisional assessment in GST and provisional assessment in customs. एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है. In GST, provisional assessment cannot be initiated by proper officer. Even if he deems necessary, he cannot initiate. GST में only and only provisional assessment can be done by, can be मतलब application can be done by individual, that is tax payer only, assessee only. अगर प्रॉपर ऑफिसर को करना है तो वो जीएसटी में नहीं कर सकता. बट इन कस्टम्स देयर इज अ पावर विद द प्रॉपर ऑफिसर दैट इफ ही डीम्स फिट then he can do provisional assessment. Is that clear? Okay. तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रोविजनल असेसमेंट में. और वहां पर स्पेसिफिकली दो चीजें लिखी थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स इन जीएसटी. एंड यहां पर क्या लिखा हुआ है? ही इज अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट. ही इज अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट मतलब अगर सेल्फ असेसमेंट कर ही नहीं पा रहा हूं देन मैं क्या कर सकता हूं? प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूं. लेट अस नाउ फॉर्मली रीड सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 which would make us understand what are the cases where provisional assessment can be done. First one is the importer is unable to make self assessment. Okay, अगर मैं importer हूं, मुझे self assessment करने नहीं जम रहा है, then I can ask the officer to provisionally assess my liability. Next is where the proper officer deems it necessary, okay, that imported goods or export goods to any chemical or other test. Okay, for example, I have imported alcoholic liquor for human consumption. Okay, but on shipping bill, but on bill of entry, I write it as an industrial alcohol. Okay, तो यहाँ पर अगर उसको चेक करना है तो वो चेक कर सकता है. Is that clear? And मान के चलो the duty rate on alcohols, okay, is determined on the basis of percentage of alcohol in it. Okay, percentage of alcohol in it. मतलब अगर 70% अल्कोहल है तो कुछ अलग रेट है, 80% अल्कोहल है तो कुछ अलग रेट है, 40% अल्कोहल है तो कुछ अलग रेट है. ठीक है, तो ये परसेंटेज डिटरमाइन कैसे होगा? So this percentage can only be determined if I am doing chemical or other test. Okay. So if proper officer says that कि अगर आपको समझो नहीं हो रहा है असेसमेंट करने को, okay, तो
उसमें जो मात्रा है, क्या बोलते हैं अपन उसको, मात्रा, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल. आई वांट टू नो द प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल. सो here the proper officer can order for chemical test or any other test. Is that clear? Next is where importer or exporter has produced all the necessary documents. मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर भी ऑफिसर को लगता है कि प्रोविजनल असेसमेंट तो करना चाहिए, तो वहां पर वो कर सकता है, फर्दर इंक्वायरी कर सकता है. क्लियर है? नेक्स्ट, necessary documents have not been produced or information has not been furnished and the proper officer deems it necessary to make further inquiry. मतलब मान के चलो कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, ओके, एंड प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि इसमें जरूर कुछ काला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस इंपोर्ट. सो हियर ही कैन ऑर्डर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट. क्लियर? वो बोल सकता है कि भाई इसको प्रोविजनल असेसमेंट करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, वी विल असर्टेन योर ड्यूटी, ओके, एंड देन वी विल आस्क यू टू पे. यू डोंट असर्टेन ऑन योर सेल्फ, ओके, आप सेल्फ असेसमेंट मत करो, हम लोग प्रोविजनल असेस करेंगे, बाद में उसको फाइनलाइज करेंगे. क्लियर? In any of the above cases, the officer may direct that duty leviable on such goods assessed provisionally. Okay, मतलब प्रोविजनल ड्यूटी असर्टेन करेंगे ऑफिसर्स. ओके, बाद में 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो लोग फाइनल असेसमेंट करेंगे. क्या करेंगे? फाइनल असेसमेंट. प्रोविजनल असेसमेंट मतलब कि ऑन अ रफ एस्टिमेशन बेसिस, ओके, एज पर द ऑफिसर यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ ड्यूटी, एंड देन जब फाइनल हो जाएगा तब आपको डिफरेंशियल पे करना पड़ेगा, ओके, अलोंग विथ इंटरेस्ट. You have to pay interest when final assessment asks you to pay more duty. And if the final assessment is asking you for reduced duty, ठीक है, and आपने अगर provisional assessment में ज्यादा पे कर दिया, then in that case you will get the refund. ठीक है, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा क्या? यस मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है. ठीक है, अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड नहीं देते वो लोग, देन ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंपोर्टर और एक्सपोर्टर टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स. ओके, मतलब अगर आपका केस अगर प्रोविजनल असेसमेंट के लिए फिट साबित होता है, ओके, देन प्रॉपर ऑफिसर कैन आस्क यू टू फर्निश सम डॉक्यूमेंट्स. कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगा सकता है. क्लियर है? कस्टम्स रेगुलेशन में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है. द प्रॉपर ऑफिसर वुड इन्फॉर्म द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इन राइटिंग स्पेसिफिक डिटेल्स. मतलब क्या मंगा रहा है वो उसको लिख के देना पड़ेगा. ओके, एंड दैट डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर. क्लियर है? एंड अगर 15 दिन में नहीं मिला, देन एक्सटेंशन दे सकता है 3 महीने का, ओके, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टर. क्लियर? सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 2. अब 18 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर आपने ज्यादा पेमेंट कर लिया प्रोविजनल असेसमेंट में तो आपको रिफंड दिया जाएगा, एंड अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया प्रोविजनल असेसमेंट में, देन आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ. यहाँ पर लिखा है, पर इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है एंड टाइम पीरियड है, इट इज रिटर्न बिलो. क्लियर है? सो फॉर एग्जाम्पल, in provisional assessment you paid rupees 1 lakh, okay, but after officer carefully checks your case and then he finally assesses your duty, final assessment order pass kiya, okay, in that case he finds your duty to be 1,50,000. so differential is rupees 50,000 you have to pay. आपको 50,000 रुपया पे करना पड़ेगा. ओके, तो ये जो 50,000 आपको पे करना होगा, ये विथ इंटरेस्ट पे करना होगा. समझ में आया बात? ओके, देन अनदर केस, if provisional assessment liability is 1 lakh rupees and finally assessed duty is say 80,000, okay, so this extra 20,000 rupees which you have paid would be refunded to you along with interest if this 20,000 is not refunded to you within 3 months of the provisional assessment. Clear? Three months of the final assessment. Okay, final assessment के 3 महीने में. अब सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 3 एंड 18 सबसेक्शन 4 ये इंटरेस्ट की बातें करते हैं. ओके, 18 subsection 3 talks about interest on short payment, okay, and 18.4 talks about interest on refund. ठीक है, अब यहाँ पर ना एक टेबल मैंने दिया, वो टेबल देख लेते. वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में. द मेन क्वेश्चन कम्स ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल ओनली. ओके, ध्यान देना. फाइनल ड्यूटी इज पेएबल बाय असेसी. तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर का ड्यूटी इज मोर देन प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर. यस और नो? Okay, that's why the duty is payable by me. Clear? Okay,
सो इंटरेस्ट वुड बी पेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. 15% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को if final assessed liability is more than provisionally assessed liability. Now the question arises, what should be the time period? Time period क्या होना चाहिए इस 15% जो इंटरेस्ट लगाना है, वो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? आंसर इज फर्स्ट डे ऑफ द मंथ in which duty is provisionally assessed. If my provisionally assessed duty is on say 20th January, okay, 20th January, 20th January को प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया, बोला कि ये पे करो, ओके, ठीक है, 1 लाख रुपया पे करो. देन बाद में फाइनल आता है 1,50,000. ओके, सो जो 50,000 शॉर्ट है, 50,000 जो शॉर्ट है, दैट 50,000 वुड अट्रैक्ट इंटरेस्ट नॉट फ्रॉम 21st January बट फ्रॉम 1st January, फ्रॉम 1st January टिल द डेट ऑफ पेमेंट. इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सुनो. मान के चलते हैं 20th जनवरी को, 20th जनवरी को उसने प्रोविजनल असेसमेंट किया. ओके, प्रोविजनल असेसमेंट, ओके, where provisional assessed liability is rupees 1 lakh. Okay, final assessment is done by 23rd, नहीं 2 महीने में करना है ना उसको, तो एक काम करते हैं अपन 16th मार्च लिखता हूँ, ठीक है, 16th मार्च. ओके, सो 16 मार्च को क्या हुआ? फाइनल असेसमेंट हो गया, फाइनल असेसमेंट. ओके, सो फाइनल असेसमेंट जब हो गया मेरा, 1,50,000 मेरा लाइबिलिटी आ रहा है. सो हियर 50,000 इज द शॉर्टफॉल. सो 50,000 का जो शॉर्टफॉल है वो मुझे फाइनल असेसमेंट के बाद पे करना पड़ेगा. क्लियर है? सो जो 50,000 का जो शॉर्टफॉल हुआ है, ओके, मतलब जो फाइनल असेसमेंट में एक्स्ट्रा ड्यूटी उन्होंने असरटेन किया, ओके, दैट हैज टू बी पेड विद इंटरेस्ट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंटरेस्ट कब से लगेगा? फ्रॉम व्हेन दिस इंटरेस्ट वुड बी पेएबल? फ्रॉम 21st जनवरी और फ्रॉम 1st जनवरी? आंसर इज फ्रॉम 1st जनवरी. सो 1st जनवरी से लेकर के 1st जैन से लेकर के आई हैव टू पे टिल द डेट ऑफ पेमेंट. मतलब जब भी मैं पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 16 मार्च को मैं पे कर देता हूँ, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया. ओके, सो नाउ कैलकुलेट द डेज. कम ऑन. जनवरी का 31 डेज, फरवरी का से 28 डेज एंड मार्च का 16 दिन. सो 75 डेज. ओके, सो 75 अपॉन 365 इनटू, क्या 18% करूं या 15% करूं? आंसर इज 15%. इज दैट क्लियर? सो इतना इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा. समझ में आई बात? ओके, अब अपन बात करते हैं इसका ऑपोजिट केस, दैट इज द रिफंड का सिनेरियो. ओके, सेम केस, डेट्स वुड बी सेम, अमाउंट वुड बी डिफरेंट. 20th जनवरी को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ. ओके, प्रोविजनल असेसमेंट जिसमें लायबिलिटी आया मेरा 1 लाख रुपए. ओके, प्रोविजनल असेसमेंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीज. ओके, देखो प्रोसीजर क्या है मैं बाद में बताऊंगा, कितने का बॉन्ड साइन करना है वो सब अपन बाद में देखेंगे, पर अभी खाली एक ब्रॉड आइडिया लेके चलो. 20th जनवरी को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 1 लाख रुपया. 16th मार्च को फाइनल असेसमेंट हुआ. ओके, फाइनल असेसमेंट जिसमें मेरा लायबिलिटी आता है 80,000 ओनली. मतलब मैंने 20,000 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट किया, मैंने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया. ओके, तो यहां पर मुझे रिफंड मिलेगा कितने रुपए का? रिफंड वुड बी रिसीव्ड हाउ मच? 20,000. क्या इंटरेस्ट के साथ मिलेगा? yes, if government does not give me refund within this 90 days from this particular day. ठीक है, मतलब within this 3 months अगर मुझे नहीं मिलता है, 3 months, ठीक है, within this 3 months मुझे रिफंड नहीं मिलता, then I will get interest from the expiry of 3 months. okay, so अगर मान के चलो कि मुझे रिफंड मिलता है, केस नंबर 1 18th अप्रैल. ओके, केस नंबर 2 I get refund of 20,000 on say 25th September. ओके, तो दोनों ही केसेस में चलो अपन अभी इंटरेस्ट निकालते हैं रिफंड के ऊपर. चलो फर्स्ट केस निकालो, कितना लगेगा, कितना मिलेगा इंटरेस्ट मुझे? कितना मिलेगा इंटरेस्ट? गवर्नमेंट को मैंने पे किया 1 लाख रुपया 20 जनवरी को, तो क्या 21 जनवरी से लेकर के 16 मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा 20,000 पे? आंसर इज नो. क्या 18 अप्रैल को अगर मुझे रिफंड मिलता है
तो 16 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक का इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज नो. आंसर इज if the refund is not granted within 3 months from 16th March, that is to say अप्रैल मई जून, तो 16 जून तक अगर आपको रिफंड मिल गया, ध्यान से सुनना, अगर 16 जून तक आपको रिफंड मिल गया, ओके, देन नो इंटरेस्ट. अगर 16 जून के बाद मिला, then interest should be payable by government to you from the expiry of these 3 months up to the date of actual refund. Is that clear? So first case में there would be no interest. Okay, कुछ भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. सेकंड केस में 16 जून से लेकर के 25 सितंबर तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. सो 17 जून से मिलेगा, ऑब्वियसली एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स. सो जून में कितने महीने हो गए? 14 दिन जून के. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17, 18, 19, 30. ठीक है, तो हुए 14 दिन जून के, जुलाई के 31, अगस्त के 31 एंड सितंबर के 25. सो 101 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा आपको. 20,000 into 101 upon 365 multiplied by 15% और 6%. आंसर इज 6%. क्यों? गवर्नमेंट जब हमको देगा तब इंटरेस्ट 6% के हिसाब से देगा. ओके, एंड जब हमसे लेगा तब 15% के हिसाब से लेगा. आई होप इट इज क्लियर. ओके, सो टोटल इंटरेस्ट कंप्यूट कर लो अभी. सो कहना है 332 रुपीज, मामूली सा इंटरेस्ट. ओके, अब जीएसटी में और इसमें डिफरेंस किधर आया है? रिफंड के केस में ध्यान देता है. जीएसटी में कहा गया था 60 दिन में, नॉट 2 मंथ्स, 60 दिन में अगर नहीं मिलता तो 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा. क्लियर है? अब वो 60 दिन कहां से लेना था? नॉट फ्रॉम फाइनल असेसमेंट, दैट 60 डेज वाज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम ऑन. वहां पर जीएसटी में क्या सीखा था हमने कि 60 डेज में अगर आपको रिफंड नहीं मिला, पर 60 डेज कहां से लेना था? फाइनल असेसमेंट से लेना था कि एप्लीकेशन ऑफ रिफंड से लेना था? एप्लीकेशन ऑफ रिफंड से. पर यहां पर एप्लीकेशन ऑफ रिफंड से नहीं, यहां पर फाइनल असेसमेंट से आपको लेना है. दैट इज 3 मंथ्स, 90 डेज भी नहीं, 3 मंथ्स लेना है आपको. ठीक है, कहां से? फाइनल असेसमेंट से. सेपरेट एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. आपको रिफंड मिलेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइनल असेसमेंट से लेके 3 महीने तक. अगर आपको रिफंड नहीं मिलता देन आपको इंटरेस्ट मिलेगा. इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं अपन. थोड़ा सा और भी ट्विस्टिंग करेंगे यहाँ पर, मजा आएगा. अब मान के चलो कि ये प्रोविजनल असेसमेंट हो गया यहाँ पर. ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट वाला एग्जांपल. एक काम करना, चलो वापस से लेता हूँ एग्जांपल, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं. नाउ दिस इज द केस ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट. वॉलेंटरी पेमेंट, वॉलेंटरी पेमेंट बिफोर फाइनलाइजेशन. बिफोर फाइनलाइजेशन. इज दैट क्लियर? मतलब मान के चलो प्रोविजनली असेसमेंट हुआ मेरा, जिसमें कहा गया कि भाई 1 लाख रुपए आप लायबिलिटी भर दो. ओके, ये हुआ है मेरा से 19th जनवरी को. एग्जाम्पल है 19 जनवरी को. ओके, आगे देखते हैं अपन. फाइनल असेसमेंट हुआ, मतलब होने वाला है. ओके, अब मैंने जब मेरा केस प्रोविजनल असेसमेंट में दिया, तब मुझे लगा यार 1 लाख रुपया तो मैंने कम भरा है, क्या करूं अभी? अब एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूँ, 30,000 रुपया और भर देता हूं ताकि इंटरेस्ट कम आए. तो ये 30,000 रुपया मैंने भर दिया से 22 फरवरी को. 22 फरवरी को मैंने 30,000 रुपया भी भर दिया. क्लियर है? अब फाइनल असेसमेंट आया 1,50,000 पर. ओके, कभी आया? 16 मार्च, 16 मार्च. ओके, सो व्हाट इज द इंटरेस्ट सिनेरियो इन दिस केस? द सेकंड पेमेंट इज द वॉलेंटरी पेमेंट. सेकंड पेमेंट इज द वॉलेंटरी पेमेंट. ओके, सो ये लोग ये कहते हैं कि वॉलेंटरी पेमेंट के केस में आपको इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट पे करना है, वो इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक का नहीं लगेगा.
this period for this particular 30,000 would be excluded from interest amount. क्लियर है? मतलब आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है. कौन से पीरियड के लिए? 22 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक के लिए. ओके, मतलब यहाँ पर मुझे शॉर्टफॉल कितना हो पहले वो बताओ. हाउ मच इज द शॉर्टफॉल नाउ? कैन आई से 20,000? 20,000 शॉर्टफॉल हुआ ना. देखो टोटल 1 लाख से लेके आप 50 करोगे तो 50 हुआ, लेकिन 30 आपका प्रोविजनल के बाद आपने वॉलंटरी पेमेंट किया. ओके, सो दिस 30,000 would attract only interest from 1st January up to 22nd February. Is that clear? चलो एक बार ना मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बताता हूँ. Say 50,000 is the shortfall between provisional assessment and final assessment. However, 30,000 is the voluntary payment. 30,000 is a voluntary payment. Okay, and 20,000 is not yet paid. Clear है? Is payable. तो यहाँ पर वॉलेंटरी पेमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सो आंसर इज 1st जनवरी से, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच सच ड्यूटी वाज प्रोविजनली असेस्ड, वहां से लेकर के जब भी आपने पेमेंट किया दैट इज 22 फरवरी, तब तक इंटरेस्ट लगेगा वॉलेंटरी पेमेंट पर. क्लियर? सो 1st जैन से लेकर के अप टू 22 फरवरी, हाउ मेनी डेज? कैलकुलेट. जनवरी के 31, फरवरी के 22, सो 53 डेज का इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा 30,000 पर. एंड 20,000 पर 1st जैन से लेकर के जब भी आप पेमेंट करते हो, सपोजिंगली यू आर पेइंग ऑन 16 मार्च, सो 16 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा. करो कितना आएगा? जैन के 31, ओके, देन फरवरी के 28 एंड मार्च के 16, सो 75 डेज. समझ में आया? अब फाइनल अमाउंट चलो कैलकुलेट कर लो. 15% के हिसाब से करना, 6% के हिसाब से नहीं. इंटू 53 डिवाइड बाय 365 इंटू 15%, सो 654 रुपीज यहाँ पर आ रहा है. एंड यहाँ पर 20,000 into 75 divided by 365 into 15%, 616. ओके, सो टोटल आपको पेमेंट कितना करना है? कम ऑन, 16 मार्च को आपको टोटल पेमेंट कितना करना होगा? 20,000 प्लस दिस इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट. आई होप इट इज क्लियर. 20,000 रुपया प्लस 616 प्लस 654, 21,270, 21,270, इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा. आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी मच क्लियर. ओके, अब आप लोग क्या करना, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. ये जो एग्जाम्पल है ना आपके सामने, इसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है? चलो, दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम सर्कुलर नंबर 40/2011. सर्कुलर नंबर 40/2011, that is 2011, which is in regards to voluntary payment before finalization. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 22 फरवरी को आपने पे कर दिया, फिर 24 फरवरी को आपको लगता है कि यार मैंने गलत पे कर दिया, 30,000 नहीं करना चाहिए था, तो क्या आपको 30,000 का रिफंड मिलेगा? नो, रिफंड कुछ नहीं मिलेगा. अप टिल फाइनल असेसमेंट इज डन, नो रिफंड वुड बी अलाउड. ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, बॉन्ड वगैरह. ठीक है, मतलब जितना बॉन्ड साइन करना है, वेयर हाउस गुड्स के केस में क्या होगा, सब केस की बात करेंगे अब. ठीक है, वेयर द ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स is assessed finally or reassessed by proper officer in accordance with this provision, then in case of goods cleared for home consumption or exportation, the amount paid shall be adjusted the amount paid shall be adjusted against the duty finally assessed or reassessed as the case may be, and if the amount so paid falls short or in excess of the duty finally assessed, then importer or exporter shall be liable to pay deficiency or shall be entitled to refund as the case may be. Okay, आगे बढ़ते हैं. ये देखो, ये इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ वेयरहाउस गुड्स, वेयरहाउस गुड्स के केस में क्या हो रहा है सुनना. मान के चलो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया. ओके, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका मेरा. अब मुझे क्या करना है, वेयरहाउस में गुड्स को लेके जाना है. मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, होम कंजम्पशन के लिए नहीं लेके जाना है. क्या करना है? वेयरहाउस करना है. ओके, तो यहाँ पर वेयरहाउसिंग के लिए जब मैं कर रहा हूँ, तब मुझे एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है. याद आ रहा है? थ्राइस द अमाउंट का,
thrice the amount of duty assessed. Okay, thrice into duty assessed. ओके, सो यहाँ पर मुझे बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा एंड देन गुड्स को यहाँ पर वेयरहाउस में डिपॉजिट करूंगा बाय फाइलिंग इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री. क्लियर है? ये नॉर्मल केस है. पर अगर मेरा ड्यूटी असर्टेन नहीं हो पा रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर डे एंड आई एम गोइंग फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, मैं प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा रहा हूं, देन इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू execute a bond binding myself in a sum equal to twice the amount of excess duty. जितना भी excess duty आएगा उसका twice मैं पे करूंगा. ठीक है, मतलब उसका बॉन्ड साइन करना है. ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो मान के चलो यहाँ पर अगर आपको प्रोविजनल असेसमेंट आ रहा है 1 लाख का. ओके, सो 1 लाख रुपीज आप पे करेंगे ऐसा आप कह रहे हैं. ओके, सो इसका थ्राइस, सो 3 लाख रुपए का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा. एंड देन जब ये फाइनल असेसमेंट हो जाएगा एंड सपोजिंगली 1.5 लाख आया, तो जो डिफरेंशियल 50,000 होगा उसका ट्वाइस आपको बॉन्ड वापस से फर्निश करना पड़ेगा. समझ में आई क्या बात? सो जो प्रोविजनल असेसमेंट है उसका थ्राइस, दैट इज नॉर्मल केस. एंड एक्सेस का यहाँ पर देखना, एक्सेस ड्यूटी, एक्सेस मतलब 50,000 का ट्वाइस इसका भी बॉन्ड. जब भी फाइनल असेसमेंट हो जाएगा तब वापस से आपको बॉन्ड एक फर्निश करना पड़ेगा फॉर ट्वाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट. इज दैट क्लियर? ओके. अब हम रिफंड की बात करते हैं थोड़ा. जो रिफंड आपको दिया जा रहा है when you are paying excess, प्रोविजनली आपने एक्सेस पे किया, फाइनल असेसमेंट में कम आ रहा है लायबिलिटी. ओके, तो आपको रिफंड मिलेगा. बट दैट रिफंड शुड बी इन कंसोनेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. मतलब अगर मान के चलो कि आपने प्रोविजनली 1 लाख रुपया भरा. ओके, गुड्स क्लियर किया, 1 लाख रुपया भर के गुड्स क्लियर किया. ऑफिसर ने 2 महीने में प्रोविजनल असेसमेंट किया, लेकिन आपने उस 2 महीने के अंतर्गत विद इन दैट 2 मंथ्स यू सोल्ड दैट पर्टिकुलर गुड्स, आपने गुड्स को बेच दिया. एंड जो बायर है, ठीक है, उसने 1 लाख का ड्यूटी भर दिया आपको. इट मीन्स यू हैव पास्ड ऑन द इंसिडेंस ऑफ दैट ₹1 लाख टू द बायर. सो क्या आपको अभी रिफंड मिलेगा? आंसर इज नो, आपको रिफंड नहीं मिलेगा. अगर गवर्नमेंट आपको रिफंड देगा, if you have shifted the burden, then it would be amounting to unjust enrichment. Okay, तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं. The duty and interest, if any, paid on such duty paid by importer or exporter as the case may be, if he had not passed the incidence of such duty or interest. मतलब अगर आपने इंसिडेंस पास कर दिया प्रोविजनल असेसमेंट का, ओके, एंड देन फाइनल असेसमेंट में अगर कम आता है अमाउंट, देन आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. नेक्स्ट, अगर पर्सनल यूज के लिए, ओके, देन भी आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट किया जाएगा. देन ड्यूटी बोर्न बाय बायर इफ ही हैज नॉट पास द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी. ओके, मतलब यहाँ पर रिफंड जो है आपका बायर भी ले सकता है. योर बायर कैन टेक द रिफंड फ्रॉम दिस कस्टम्स अथॉरिटी इफ ही हैज बोर्न द इंसिडेंस एंड ही प्रूव्स दैट कि उसने आगे पास ऑन नहीं किया. ओके, indirect tax है custom duty. Okay, so custom duty being an indirect tax, the burden to prove that the incidence has not been passed is shouldered upon the assessees, that is importers. उसको प्रूव करना है कि भाई मैंने पास ऑन नहीं किया, ये प्रूव करना पड़ेगा असेसी को. क्लियर है? नेक्स्ट इज export duty as specified in section 26 and drawback of duty payable under section 74 and 75. ठीक है, that are not very relevant cases. आगे बढ़ते हैं. In all other cases, the refund shall be credited to consumer welfare fund. अभी ये डिपार्टमेंट सर्कुलर जो हमने देख लिया ऑलरेडी वॉलंटरी पेमेंट का. आगे further, CBIC has issued guidelines for provisional assessment by circular number 38/2016. यहाँ पर क्या बोलते हैं? Where duty is to be assessed provisionally, the importer shall execute bond in a prescribed form, okay, undertaking to pay the demand and the deficiency if duty may be finally assessed and provisionally assessed. मतलब कोई भी इंसान जब प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जाएगा, ठीक है, एनीवन, he will bind himself to pay the differential duty. डिफरेंशियल पे करने का वो वादा करता है, कसम खाता है.
ठीक है, उसको ड्यूटी पे करना है डिफरेंशियल, ये बॉन्ड साइन किया जाएगा। एंड अगर बॉन्ड साइन किया तो ही प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आपका केस लिया जाएगा। समझ में आई बात? अब बॉन्ड के साथ साथ और क्या करना होगा? आंसर इज आपको एक सिक्योरिटी भी फर्निश करना पड़ेगा। ओके, अमाउंट क्या होगा सिक्योरिटी का, ऑफिसर खुद बताएगा। ओके, बैंक गारंटी आपको सबमिट करनी पड़ती है। सो व्हाइल अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल असेसमेंट क्या करना होता है आपको? बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। ओके, वेयर हाउस का गुड्स है तो ट्वाइस ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, एक्सेस जो ड्यूटी होगी उसका ट्वाइस मैं पे करूंगा, उसका आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। एंड अगर नॉर्मल केस है देन आपको डिफरेंशियल पे करोगे, वो बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एंड सिक्योरिटी दोनों ही केस में फर्निश करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट टू कंप्लीट प्रोविजनल असेसमेंट। आंसर इज 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर खत्म करना है प्रोविजनल असेसमेंट। किसको खत्म करना है? प्रॉपर ऑफिसर को। अब 2 महीने कहाँ से लिए जाएंगे? द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन, और मतलब एज द केस में भी है, अगर केमिकल टेस्टिंग किया है देन टेस्ट रिपोर्ट से 2 महीना, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट किया गया है तो इंक्वायरी रिपोर्ट से 2 महीना। ओके अब इन सब चीजों में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पॉसिबल है। अगर 2 महीने में नहीं होता है देन विद द प्रॉपर द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, ओके, वो क्या करेंगे? 3 महीने का एक्सटेंशन अलाउ कर सकते हैं, फर्दर टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। Okay. This regulation would not apply in case of provisional assessment where board has issued direction to keep that pending। मतलब अगर सीबीआईसी ने बोला है कि भाई आपको प्रोविजनल असेसमेंट खत्म नहीं करना, रुक जाओ, देर इज सम केस, वेट, रुक जाओ उसके ऊपर, तो रुक जाएंगे हम, तो उस केस में ये टाइम लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक लास्ट पॉइंट है कस्टम्स ऑडिट का, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ कस्टम डिपार्टमेंट wants to audit at your place, he can, that proper officers can come, okay, at the place of ऑडिटी। ऑडिटी कौन होता है? इंपोर्टर हो सकता है, एक्सपोर्टर हो सकता है, देन जो भी पर्सन दैट इज हैंडलिंग दैट गुड्स, दैट इज वेयर हाउस कीपर और कस्टोडियन, कोई भी हो सकता है, कहीं पर भी ये लोग ऑडिट कर सकते हैं। एंड ऑडिट कैन बी एट 2 places, ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट और प्लेस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑडिट। मतलब आपके लोकेशन पे आकर के भी ऑडिट कर सकते हैं, या तो फिर आपके ट्रांजैक्शन का भी ऑडिट किया जा सकता है। ओके, एंड ऑडिट में जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है? कौन से प्रोटोकॉल्स है? ये देखो, ये रहा साइलेंट फीचर। ऑडिटी इज टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स अप टू 5 years, 5 साल के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। रिस्क बेस्ड असेसमेंट, सबके जगह पर ऑडिट नहीं करेंगे, सिर्फ रिस्क जिधर ज्यादा होगी वहां पर ऑडिट करेंगे। ओके, ऑडिट अगर कंडक्ट करना है तो आपको 15 days प्रायर आपको एक इंटीमेशन देना होगा कि हम आ रहे हैं। ओके, ऑडिट होने के बाद जो फाइंडिंग्स होगी वो आपको शेयर करनी होंगी। एंड वॉलेंटरीली अगर डिस्चार्ज करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर इशू करना होगा, एंड देन उससे डिमांड या फिर जो भी अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा। ओके, सीए में आईटी प्रोफेशनल, इन सब का हेल्प लिया जा सकता है। एंड ये रेगुलेशंस को अगर आप कॉन्ट्राविन करते हो तो 50,000 का आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। दैट्स इट विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।